साथियों, मुलाकात है एक ऐसे किले से जिसने देखी है कई सारी पीढ़ियाँ, कई सारी स्थितियाँ। मेरे पीछे जैसा कि आप देखकर समझ गए हैं, हम आए हैं इस बार ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किलों का किला या किलों का नगीना। महाराजा मानसिंह द्वारा ये किला बनाया गया था। महाराजा मानसिंह वो वाले मानसिंह नहीं है जो जयपुर वाले हैं, जिनका संबंध अकबर से रहा है। ये है जो आते हैं तोमर राजवंश से। कैसे उन्होंने अपना ये किला बनाया, आप इसकी भव्यता पीछे देखकर समझ गए हैं कि अगर ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर उस टाइम पर रहा होगा। तो चलिए अंदर जाते हैं और कोशिश करते हैं जानने की किस प्रकार उस टाइम पर किला बनाया गया, किस प्रकार वहाँ के लोग रहा करते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, दिल्ली की चहल पहल से निकलकर हम चल पड़े हैं ऐसे सफ़र पर जहां हर मील हमें इतिहास के और करीब ले जाता है। राजमार्ग की रफ्तार के बीच सोच रहा हूं कि यह वही धरती है जहां कभी वीर योद्धाओं की तलवारें टकराई गई थी। घंटों की यात्रा के बाद जैसे ही ग्वालियर शहर नज़र आता है, दूर से आसमान को छूता हुआ एक विराट किला दिखाई देता है। हाँ, यही वह किला है जिसे कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। गालव ऋषि की तपोभूमि पर बना यह दुर्ग साम्राज्यों के उत्थान और पतन की अनगिनत बार गवाही देता रहा है। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र पर, जहाँ सड़कें हमें इतिहास तक ले जाती हैं और ग्वालियर किला हमें समय से परे एक कहानी सुनाने को बुलाता है। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर फोर्ट। तो साथियों, अगर आप आ रहे हैं उरवई गेट से तो सामने की तरफ से आप आते हैं और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। इस एरिया से आगे आपको आगे नहीं आने दिया जाएगा और उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो इस तरफ जो एरिया है वहाँ हम जाएंगे राजा मानसिंह महल की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे। तो साथियों, गाड़ी पार्क करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो थोड़ा आगे जाने पर लेफ़्ट साइड में आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा, इन सीढ़ियों से होते हुए जब हम जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं राजा सूर्यसेन के मंदिर पर। भगवान शिव की आराधना के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया था। इसके अलावा कहा जाता है कि बाद में जब मुग़लों ने यहाँ पर आधिपत्य कर लिया, तब उन्होंने इसको एक कारावास के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। सिखों के 5वें गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी भी यहाँ पर बंदी थे, जो बाद में अपने साथ 52 कैदियों को रिहा कराकर यहाँ से ले गए थे। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, पर अभी बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, जब हम आते हैं सामने तो सबसे पहले लेफ़्ट में हमें दिखाई देता है ये नज़ारा। ये नज़ारा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है पूरे ग्वालियर शहर का। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्वालियर किले को। तो साथियों, ये कुंड है जिसे सूर्य कुंड या सूरज कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार राजा सूर्यसेन शिकार करते करते दूर निकल आए। वो यहाँ पर पहुँच गए तो उन्हें बहुत प्यास लगी। गालव मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनसे पानी मांगा, तो जब उन्होंने उन्हें पानी पीने को दिया तो वो पानी पीकर उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। उस पर राजा बोलते हैं कि प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि करना है तो जनता की भलाई करो। इस पर राजा सूर्यसेन ने यहाँ पर एक कुंड का निर्माण कराया और उसके बाद यहाँ पर एक नगर भी बसाया। गालव मुनि के नाम पर ही यहाँ पर ग्वालियर शहर का नाम रखा गया है। गालव, ग्वालिपा और बाद में ग्वालियर हो गया। तो साथियों, हम पहुँच गए हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। ऊंचाई से शहर को निहारता ग्वालियर किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना इतिहास है। राजाओं का गौरव, संतों की तपस्या और योद्धाओं का पराक्रम, सब कुछ समेटे खड़ा है यह किला, जिसे दुनिया आज भी भारत का जिब्राल्टर कहती है। तो साथियों, सामने से आप आते हैं और आपको यहाँ पर ही राइट साइड में दिख जाता है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। बाहर से तो घूम लिए, चलिए जब चलते हैं अंदर की तरफ और जब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब आप आते हैं सामने गाड़ी पार्क करने के बाद सीधा इस रास्ते से, तो आप अपने लेफ़्ट साइड में जब जाएंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे टिकट घर में। टिकट घर में अभी आप आते हैं तो 25 रुपये % टिकट है एक व्यक्ति के लिए। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ये आपको पड़ेगी 20 रुपये। 20 रुपये में आप यहाँ पर 3 जगह विजिट कर जाएंगे, जिसमें एक है मानसिंह पैलेस, मानसिंह महल, दूसरा है तेली मंदिर और तीसरा है यहाँ पर सास बहू मंदिर, जो पहले सहस्त्र बहू मंदिर के नाम से मशहूर था। और आप जब टिकट लेते हैं आगे तो उसके बाद आप सामने देखेंगे तो सामने आपको कुछ तोपें दिखाई देंगी। आप इसके लेफ़्ट साइड में जाते हैं
तो वहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे सामने वाले गेट से। तो चलिए हम भी आपको लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं मानसिंह महल। तो टिकट चेक कराकर हम बढ़ते हैं आगे सीढ़ियों से और हम पहुंच जाते हैं मानसिंह महल में। तो सबसे पहले हम पहुंचे हैं इस प्रांगण में। तो साथियों होता ऐसा कि जैसे ही आप सीढ़ियों से आते हैं आगे की तरफ तो आप सामने से एंटर हो जाएंगे मान महल की तरफ। पर उससे पहले जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस फ्लोर पर आएंगे जब आप, तो उस टाइम पर होता था ऐसा कि यहाँ पर हाथी आया करता था, हाथी नीचे खड़ा होता था और राजा यहीं से बैठकर हाथी पर आगे जाया करते थे युद्ध वगैरह के लिए या घूमने वगैरह के लिए। तो हम आ गए हैं सबसे पहले सबसे फर्स्ट लेवल पर। तो साथियों जैसे ही मेन गेट से आप एंट्री कर कर आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इस कोर्टयार्ड में। ये कोर्टयार्ड है दीवाने खास। तो दीवाने खास हम बाद में आपको रूबरू कराऊंगा। इससे पहले इसके बगल में यहाँ पर ये जो एरिया है ये यहाँ पर राजा का मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि उस टाइम पर जब भी राजा यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर मूर्ति लगी होती थी भगवान की पूजा अर्चना की जाती थी। आप यहाँ पर किनारों पर कुंडे भी लगे देख सकते हैं। इन कुंडों पर झरोखे वगैरह बांधकर हवा की जा करती थी। और इसके अलावा जब आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हैं इन खिड़कियों के पीछे से रानियाँ और बाकी जो भी लोग होते थे परिक्रमा करके दूसरी साइड आया करते थे। और इस खिड़की से कुछ इस तरह से आप जाते हैं और परिक्रमा करते हुए आगे आते हैं। तो मैं आपको परिक्रमा करके दिखाता हूँ किस तरह से उस टाइम पर यहाँ पर ये कोर्टयार्ड रहा करता था। आप इस फीलिंग को अनुभव कीजिए कि आप मंदिर में आए हैं और मंदिर के किनारे पर परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हम वापस आ जाते हैं ठीक इसी दरवाजे से वापस। आ जाओ भाई, इधर इधर इधर, ठीक है। तो जैसे ही आप आते हैं आप इस कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। ये कोर्टयार्ड उस टाइम पर कहा जाता था दीवाने खास। दीवाने खास इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजा को जब कभी कोई खास आदेश देना होता था तो वो यहाँ पर बैठकर अपना खास आदेश दिया करते थे। होता था ऐसा कि नीचे बैठे हैं यहाँ पर उनके सभासद और राजा ऊपर बैठकर यहाँ से आदेश पारित किया करते थे। और ये जो सारा का सारा एरिया आप दिखाई दे रहे हैं, जो पीछे डालियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर उनकी रानियाँ वगैरह बैठा करती थी और उन्हें सुना करती थी। और अगर आप इसके दूसरी तरफ आते हैं तो ये वाला जो कोर्टयार्ड है यहाँ पर वीआईपी गेस्ट जो आया करते थे उस टाइम के ठहरा करते थे, सुना करते थे उनके जो भी आदेश वगैरह पारित किए जा रहे हैं जनता के लिए। और तो साथियों दीवाने खास के बगल में ही आप जब यहाँ पर देखेंगे तो ये राजपूतों के झंडे का निशान उस टाइम पर हुआ करता था। ये पूरा एक चक्र बना हुआ है और इसके ठीक ऊपर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आकृति है उनके मुकुट की जो उनके सिंहासन के ऊपर हुआ करता था, जैसा उस टाइम पर राजा पहना करते होंगे। और जब आप इसके ठीक ऊपर आते हैं तो ये कुछ एक अजीब प्रकार का पशु दिखाई दे रहा है जो कि आधा हाथी दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है ये कुछ ड्रैगन का, और पीछे का हिस्सा इसके पाँव है जो कुछ घोड़े की तरह के हैं। और गौर से देखने पर दिखता है कि एक छोटा हाथी बड़े हाथी को रोके हुए है या पकड़े हुए है। और ठीक इसी प्रकार आप कुछ इस प्रकार के यह गोलाकार आकृति यहाँ देखेंगे। ये मैंने 3-4 जगह देखी है अंदर महल में भी। कुछ एक ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ का काम करती है। और यहाँ पर जो ये नक्काशी की गई है ये काफ़ी अच्छी फूलों पत्तों की नक्काशी यहाँ पर है। तो अभी कोर्टयार्ड से हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। आप आगे जाते हैं तो ये दरवाजे छोटे और संकरे होते जाते हैं, आपको थोड़ी रोशनी की ज़रूरत भी यहाँ पर पड़ेगी। और ये देखें अभी हम चल रहे हैं इसके फर्स्ट बेसमेंट की तरफ। तो ये है इसका बेसमेंट। तो साथियों जैसे ही आप फर्स्ट बेसमेंट में यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पर गोले बनाए गए हैं ये यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं। बाहर से जो भी धूप वगैरह आती है और जो भी हवा आती है इन्हीं सारे गोलों की तरफ से पास होती हुई अंदर की तरफ आती है। उसके अलावा जब आप आएंगे यहाँ पर तो ये उस टाइम का सबसे पहला टेलीफोन है। बचपन में हमने 2 डब्बों को और एक तार से जोड़कर खूब टेलीफोन वगैरह
खेला है, उसी टाइप का टेलीफोन का कुछ सिग्नल यहाँ पर लिया करता था। ये कनेक्ट होता है बिल्डिंग की दूसरी तरफ से, जहाँ पर राजा अपने किसी भी सभासद वगैरह से बात करना चाहे तो यहाँ से बात कर लिया करता था। उस टाइम पर जो ये वाला फ्लोर था, ये वाला फ्लोर इसको कहा जाता था झूलाघर। होता था ऐसा कि राजा मानसिंह, जिनकी 8 रानी थी, यहाँ पर झूला झूला करती थी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन कुंडों को आप जो देखिए, यहाँ पर इन कुंडों से रस्सी वगैरह बांधी थी और उनको झूला झुलाया जाता था। हुआ ऐसा कि बाद में जब मुगलों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो मुगलों ने भी इस एरिया को यूज़ किया, पर वो यहाँ पर अपने कैदियों को यातनाएं देने के लिए इस सब का यूज़ किया करते थे। उनको ठीक इसी रस्सों से बांध दिया जाता था और तरह तरह से यहाँ पर उनको पीड़ाएँ वगैरह दी जाती थी। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इसी बेसमेंट में आप जब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दीवार है, इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया। होता ऐसा था कि सुरक्षा के लिए इसको पहले यूज़ किया जाता था कि जब कभी महल में हमला हुआ तो हमलावर आते थे और सीधा भागते हुए आगे चले जाते थे, तो वो सीधा आगे जाके नीचे गिर जाया करते थे। तो इसी प्रकार जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी दरवाजे हैं, ये दरवाजे काफ़ी छोटे बनाए गए हैं। जैसे कि हम पहले सुनते हैं कि आज के इंसान की जैसे जैसे उम्र भी कम होती जाती है, उनका शरीर भी कम होता जाता है। पहले के लोग वैसे तो हट्टे कट्टे होते थे, पर यहाँ पे जब देखो तो दरवाजे छोटे बनाए गए। छोटे इसलिए बनाए गए हैं कि जैसे ही जब कोई बंदा बाहर से आएगा तो उसे झुक के जाना पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर झुक के जाएगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, तमाम यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर से तो हम रूबरू हो गए हैं। उस टाइम इस पर झूलाघर कहा जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले बेसमेंट में, जहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ का उस टाइम का स्विमिंग पूल और जो कुंड भी। तो साथियों अभी हम जा रहे हैं इसके अगले तल पे, सेकंड बेसमेंट में। रास्ता और भी ज़्यादा संकरा होता जाता है। कहा जाता है कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रोक दिया जाता है लोगों को आने के लिए। और आप ये देखेंगे, ये सारा का सारा जो जगह है उस टाइम पर सेफ्टी के लिए यूज़ किया कर जाता था। लोग यहाँ पर बैठ जाते थे और भालों से भेज देते थे सर जो कभी आता था। तो ये ट्विन विन का काम कर रहे हैं यहाँ पर, वेंटिलेशन का भी और सिक्योरिटी का भी। और अब चल रहे हैं सेकंड बेसमेंट की तरफ। और ये आ गया है सेकंड बेसमेंट। तो साथियों आ गए हैं हम यहाँ के सेकंड बेसमेंट में। इसको वहाँ पर इस टाइम का स्नानागार कहा जाता था। बोला जाता था कि रानियाँ जो होती थी यहाँ पर आकर स्नान किया करती थी। अभी तो ये काफ़ी छोटा और बंद कर दिया गया है, पर पहले थोड़ा बड़ा कुंड हुआ करता था जहाँ पर रानियाँ चंदन के, गुलाब के फूलों को डालकर यहाँ पर स्नान वगैरह किया करती थी। उस टाइम का सिस्टम भी ऐसा था कि यहाँ पर पानी कैसे आता था। तो अभी जब आप आएंगे इस तरफ तो ये आप जो दीवार देखेंगे, ये दीवार अभी बंद कर दी गई है। इसके पीछे भी एक टैंक हुआ करता था जो ऊपर के एक टैंक से जुड़ा होता था, और यहाँ से पानी की सप्लाई जाती थी इसके अंदर, और रानियाँ यहाँ पर आकर स्नान वगैरह का आनंद लिया करती थी। और जैसा ऊपर टेलीफोन का सिस्टम है, ये वाला सिस्टम भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अभी तो यहाँ की पाइपें वगैरह हटा दी गई है, वरना एको पहले बहुत अच्छा सुनाई देता था। इसके अलावा होता ऐसा है कि इसकी यादें कुछ अच्छी यादें हैं तो इसके साथ कुछ ख़राब यादें भी हैं। तो जैसा माना जाता है कि राजा का जब युद्ध हुआ और उन्हें रानियों को लगा कि अब वो राजा जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने इसी कुंड का पानी निकलवा कर, इसको साफ़ करवा कर, इसमें चंदन की और बाकी सारी लकड़ियाँ डाली, और उसके बाद इसी कुंड पे उन्होंने जौहर किया था। तो ये जौहर के लिए भी ये जाना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ पर आकर मौत की सज़ा दी थी, और उसका भाई जो था दारा शिको, वो यहाँ से इस तरह भागने में सफल हो गया था। तो उसने उसको दिल्ली में जाकर हाथी से कुचलवाया था और पूरे मार्केट में घुमाया था। तो चलिए इस फ्लोर से आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे और क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके दूसरे कोर्टयार्ड में। कहा जाता है कि ये उस टाइम पर म्यूज़िकल इवेंट्स वगैरह के लिए यूज़ हुआ करता था। उस टाइम पर जो यहाँ के संगीतकार हुआ करते थे, बैजू बावरा, उनके लिए यहाँ पर आसन लगाया जाता था और वो यहाँ बैठकर वो छेड़ा करते थे ध्रुपद राग। सामने बैठकर राजा सुना करते थे उनको, और ठीक उसी तरह जैसे कि दीवाने खास में होता था, रानियाँ पीछे से बैठकर सुन सकती थी। तो यहाँ पर भी सेम वही कल्चर फॉलो किया जाता था। आप अंदर से देख सकते हैं कि चांदनी रात में उस टाइम पर क्या अच्छा माहौल हुआ करता होगा जब यहाँ पर छेड़ा जाता होगा राग ध्रुपद। और इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर सेम वेंटिलेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ की गई है, ये एक कूलर टेक्निक है जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती थी। हाँ हाँ,
क्या मस्त हवा आ रही है, सच बताता हूँ, बहुत बढ़िया हवा है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ तो मुझे खुद मेरा एको सुनाई दे रहा है। तो ये उस टाइम का नॉन इलेक्ट्रिक कूलर कहा जाता है, उस टाइम पर हुआ करता था। हवादार कमरा है पूरा, पीछे से तेज़ी से हवा आती है, बहुत अच्छी हवा आती है। कहा जाता है कि उस टाइम पर इन जो दीवारों को घास से ढक दिया जाता था, उन्हें पानी से गीला करते थे, और जो पीछे से हवा आ रही है वो पीछे से हवा आती हुई बहती हुई पूरे कमरे को ठंडा कर देती थी। उसके अलावा यहाँ पर दासियाँ वगैरह बैठकर पंखा भी चला करती थी। ये इधर से भी एक छोटा सा विंडो है जिससे रोशनी वगैरह आ रही है, और यहाँ पर कुंडे वगैरह लगाए हैं जिसको दासियाँ बड़े बड़े पंखों से झला करती थी। इसके अलावा यहाँ पर एक ये जो रूम है, यहाँ पर इसमें वेंटिलेशन का कोई नामो निशान नहीं है। जब आप आते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल ये ढका हुआ कमरा रहता है। ये ह्यूमिडिटी के लिए काम आता था, एज ए स्पा वगैरह। वैसे तो ये बहुत ही ठंडा कमरा है जैसे उधर था, पर यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो बहुत ही सफोकेशन सी आपको यहाँ पे महसूस होगी। तो चलिए आगे चलते हैं इसके अगले हिस्से में अभी। इसके अलावा जब आप आते हैं ऊपर, आप जो ऊपर वो जो चक्र देखे जा रहा है, कहा जाता है कि ये इसकी एक मेन की है। अगर आप उसको निकाल देंगे तो ये जो भी सारे के सारे सॉकेट्स हैं गिर के नीचे आने लगेंगे। तो ये की वजह से अभी तक टिके हुए हैं, और आप यहाँ पर सुंदर नक्काशी वगैरह देख सकते हैं। ये पूरी हिंदुस्तानी सभ्यता और थोड़ा मुग़ल सभ्यता का मिला जुला रूप है। इसमें हिंदुस्तानी फूड बहुत ज़्यादा है, मुग़ल उसमें बहुत ही कम छवि का है, क्योंकि मुग़ल उसके काफ़ी बाद में यहाँ पर आए थे। तो साथियों मेरे पीछे इस तरफ ये तो है दीवाने खास, और यहाँ पर होता था संगीत वगैरह माहर। और यहाँ पर ये जो एरिया है, उस टाइम पर होता था कि अंडरग्राउंड सुरंग के लिए ये रास्ता जाया करता था। ये जो रास्ते हैं, अगर कभी युद्ध हो गया और गुप्त दरवाजे से राजा को भाग कर जाना है तो ये बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ से राजा भाग कर निकल जाता था, जो कि शहर के दूसरे हिस्से में उस टाइम पर खुला करता था। तो अब हम जा रहे हैं इसके दूसरे हिस्से में, जहाँ हम और भी चीज़ों से रूबरू होंगे, जैसे विक्रम महल, जहांगीर महल आदि। तो साथियों जब मान मंदिर से आप आते हैं इस तरफ, तो आपको एक और काउंटर दिखाई देगा यहाँ पर, जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी होगी। टिकट यहाँ पर है 20 रुपये अगर आप इंडियन नागरिक हैं, 400 रुपये फॉरनर के लिए। वीडियोग्राफी अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए 400 रुपये देने होंगे, फ़ोटोग्राफी के लिए 250 रुपये। तो हमने भी अपनी टिकट निकाल ली है और हम चलते हैं आगे। तो जैसे ही हम टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये प्राचीन कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। आपको ये जहांगीर महल के पीछे का हिस्सा दिखाई देता है। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े हमें दिखाई दिया ये शानदार नज़ारा, जहाँ पर सिटी का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। ये यहाँ की बारादरी के बगल में जो एरिया है वहाँ से दिखाई देता है। तो साथियों आप आते हैं सामने की तरफ से, तो ये तो यहाँ पर टैक्स वगैरह वसूलने के लिए घर था, और इसके बगल में ये जो मंदिर, ये जो महल दिखाई दे रहा है, ये कर्ण महल है। 200 बाय 200 फीट का ये महल है, जिसके 2 फ्लोर हुआ करते थे। नीचे उस टाइम पर हमाम हुआ करता था, अभी इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे कर्ण महल में आज के समय में क्या अभी यहाँ पर बचा हुआ है। तो साथियों अभी हम इसके दूसरे हिस्से में आ गए हैं। तो हमने इस राइट साइड से एंटर किया था। एंटर करते ही जब हम इस तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें ये जो बिल्डिंग दिखाई जाती है, इस टाइम पर इसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था लोगों से जो टैक्स नहीं देते थे, और जो राजा के बंदी वगैरह हुआ करते थे उन सबको यहीं पर बांध के रख दिया जाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इसको एक जेल के रूप में ही यूज़ किया जाता था। इसके दूसरे हिस्से में मैं आपको लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि कैसे उस टाइम पर जेल में बंद किया जाता था कैदियों को। और इसी टैक्स कलेक्शन एरिया के ठीक सामने आप यहाँ पर बैठ के खूब अच्छी हवा का आनंद ले सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, अगर आप यहाँ आए तो थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को यहाँ पर ठंडक दे सकते हैं। तो साथियों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वो रहेगा ग्वालियर जंक्शन, जो कि यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पर है। आप बड़े आराम से तकरीबन 15-16 मिनट में यहाँ पर पहुँच पाएंगे। ऑटो वगैरह लेंगे तो आपको वो 50 रुपये 60 रुपये थोड़ा बार्गिन करेंगे तो आराम से यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आप आते हैं एयरपोर्ट, तो राजमाता विजय राजे सिंधिया यहाँ का एयरपोर्ट है, जो कि 16 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तकरीबन 2 घंटे अपने पास रखिए, मिनिमम आपको यहाँ पर 2 घंटे घूमने के लिए काफ़ी रहेंगे। पहले आप मानसिंह पैलेस जा सकते हैं, जहाँ की टिकट 20 रुपये प्रति व्यक्ति है, और आप अगर दूसरी साइड आते हैं तो एक और टिकट आपको लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको फिर से 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। और आप यहाँ पर आके देखेंगे कर्ण महल, विक्रम महल, सास बहू मंदिर, शस्त्र मंदिर जिसे कहा जाता था। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आगे का सफ़र।
जसविंदर जी, आप यहाँ कैसे आए? मुझे किसी जुर्म में तो नहीं किया गया है कैद। सब यही हाँ, कहते हैं, हर अपराधी यही कहता है कि वो निर्दोष है। मैंने कुछ नहीं। मैंने टिकट भी ली है, मैंने लिया टिकट मैंने। आपने टिकट ली तब भी आपको बंद कर दिया? एक्चुअली नक्काशी का काम बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो ये भी बंद कर दिया। अरे अरे खोलो इसे खोलो। तो साथियों, ये है उस टाइम की जेल। कहा जाता है कि उस टाइम पर यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का काम हुआ करता था। जो बंदा टैक्स नहीं देता था, जैसे हमारे जसविंदर महाराज ने टिकट नहीं लिया, तो उसको यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। बंद करने के बाद जब वो सज़ा काट लेता था और टैक्स देने के लिए रेडी हो जाता था, तो ये उसको छोड़ दिया जाता था। और अगर वो नहीं मानता था तो उसको महल के पीछे जो दीवार है वहाँ से फेंक दिया जाता था। आप ये देखिए, तरह तरह की यातनाएं देने के लिए उस टाइम पर इन कुंडों का उपयोग किया जाता था। पंखे वगैरह भी उस टाइम पर यहाँ पे बांधे जाते थे। और इनकी मजबूती, ठोस लोहे के ये कुंडे बनाए गए हैं। तो साथियों, ये जो पवेलियन है ये है करण महल का पवेलियन। ये 2 मंजिल में बना हुआ है। ये ऊपर का मंजिल है और इसके नीचे जो मंजिल है वो एक हमाम के रूप में यूज़ की जाती थी। और इसके आगे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हम जाएंगे पहले, और फिर वापस आते हुए यहाँ पर देखेंगे। तो पहले ऊपर चलते हैं। कैसा है? बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। तो पहले चलते हैं ऊपर। तो साथियों, जैसे ही हम इसके फ्लोर के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ से दूर वो दिखाई देता है जौहर कुंड। अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पर जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे वहाँ के भी ग्लिम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये हिस्सा करण महल का दीवाने आम हिस्सा है। यहाँ पर इस छतरी के नीचे राजा करण सिंह बैठा करते थे और यहाँ पर उनकी सभा लगा करती थी। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हैं जो तरह तरह के काम के लिए यूज़ हुआ करते थे उस टाइम पर। करण महल है, यहाँ पर बहुत अच्छा एको होता है साउंड का। तो यहाँ एक बंदा बिना माइक पे गा रहा है। तो साथियों, बारादरी यानी टैक्स कलेक्शन एरिया के ठीक बगल में आपको दिखाई देगा विक्रम महल। विक्रम महल का रिनोवेशन का काम अभी शुरू हो रखा है। राजा विक्रम सिंह कहा जाता है कि राजा मान सिंह के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ विक्रम महल। तो साथियों, जैसे आप विक्रम महल में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देती है भगवान शिव का शिवलिंग और इसके बगल में बने हुए हैं काल भैरव। कहा जाता है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्होंने यहाँ की मूर्तियाँ निकाल कर फेंक दी थी। बाद में जब खुदाई हुई तो ये मूर्तियाँ जब यहाँ से निकली तो मंदिर यहीं पर स्थापित कर दिया गया। उसके अलावा जब आप अंदर आते हैं तो ये देखते हैं विक्रम महल में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाए गए थे उस टाइम पर रूम। अभी यहाँ पर थोड़ा रिनोवेशन काम इनका शुरू हो रखा है। इससे आगे जब हम बढ़कर जाते हैं तो हम इसके दूसरे हिस्से में पहुँचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हवन कुंड बना हुआ है यहाँ पर हवन करने के लिए। इससे थोड़ा और आगे बढ़ें और थोड़ा आगे बढ़ने पर हम जब इस हिस्से में पहुँचते हैं तो ये आपको एक लंबा चौड़ा पवेलियन दिखाई देता है। खूब सारी हवादार जगह यहाँ पर है और लाल बल्बे पत्थर को मिलाकर यहाँ पर बहुत सारा काम भी किया गया है। और ये जो दीवार दिखाई दे रही है, इस दीवार के पीछे जब हम जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे जहांगीर और शाहजहाँ महल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर और शाहजहाँ महल उस टाइम पर किस प्रकार हुआ करता था। यहाँ पर भी थोड़ा रिनोवेशन काम फिर से शुरू हो रखा है। तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा इसका रूप देखने को मिलेगा। तो साथियों, जब आप इस कोर्टयार्ड में पहुँचते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ का नज़ारा पाते हैं। सामने जो सराय है, जो जगह है, वो बादशाह के ठहरने के लिए जगह हुआ करती थी। और इसके आसपास जो ये सारी की सारी ये छोटे छोटे कमरे, रूम वगैरह दिए गए हैं। कहा जाता है कि उस टाइम पर यहाँ पर बादशाह के सैनिक रुका करते थे, आराम किया करते थे। उनके जो भी सिपा सलार, जो भी उनके अंगरक्षक होते थे, उनके साथ होते थे। और बीच में यहाँ पर ये पानी का टैंक है। इस पानी के टैंक से यहाँ पर पानी की सप्लाई वगैरह हुआ करती थी।
अभी ये पानी का टैंक बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे उतरने का एक रास्ता है, पर ऊपर से नीचे जाने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं। 2 रास्तों से पहले फर्स्ट फ्लोर पे आते थे, यानी फर्स्ट बेसमेंट में, और उसके बाद नीचे जाने के लिए एक ही बेसमेंट हुआ करता था उस टाइम पे। तो साथियों चलो अंदर चलते हैं, और अंदर चलकर हम देखते हैं कि जहांगीर महल में जब आप आते हैं तो सबसे पहले जिस फ्लोर पर आप आते हैं तो वो ये वाला फ्लोर है। इस पर कहा जाता है कि ये उस टाइम पर थोड़े टाइम बाद कैदगाह बना दिया गया था। यहाँ पर जो उनके कैदी हुआ करते थे उनको बांध के रखा जाता था। सामने जो वो पिलर दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे एक आटे की चक्की लगाई जाती थी और उनसे आटा पिसवाया जाता था। और इसके जब ऊपर के तल में आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये इसका हवा महल का हिस्सा है। यहाँ पर ज़ोर से हवा चलती है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फोटोग्राफी का मज़ा भी ले रहे हैं। तो साथियों महल से निकलकर अब हम इसके दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें वो कुंड दिखाई दे रहा है। तो साथियों अभी हम जिस हिस्से में हैं, इस हिस्से को जौहर कुंड कहा जाता था। कि 1232 में जब मुग़लों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने यहीं पर आकर जौहर किया था, और इसी पानी का सप्लाई जो हुआ करता था अंदर मान महल में हुआ करता था, जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता था स्विमिंग वगैरह के लिए, नहाने धोने वगैरह के लिए। इसके ठीक सामने है जहांगीर शहनशाह महल, जिसको बाद में शेरशाह सूरी ने भी कब्जा कर लिया था। अभी हम जा रहे हैं इसके ठीक सामने की तरफ, उस तरफ थोड़ा चलकर वहाँ देखेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो साथियों ये छतरी है भीम सिंह राणा की, जो गोहद के जाट राजा थे। ग्वालियर दुर्ग पर उनका 1754 से 1756 ईस्वी तक आधिपत्य रहा। मराठों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी याद में ये छतरी का निर्माण किया गया था। तो साथियों अब हम जा रहे हैं इसे अगले हिस्से में, जहाँ पर हम गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे। तो साथियों मान मंदिर के बाद 15 मिनट की चहलकदमी के बाद हम आ गए हैं गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे में। माना जाता है कि छठवें गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी यहाँ पर 52 बंदियों को छुड़ा कर लेके आए थे। होता ऐसा है कि शाहजहाँ एक बार पड़ जाता है बीमार, तो उनकी पत्नी नूरजहाँ काफ़ी सारे पीरों के साथ सलाह मशवरा करती है, तो वो बताते हैं कि आपके किले में एक बंदी है, एक गुरु बंदी है जिनको आपने बंदी करके रखा है, आप उन्हें छोड़िए, उसके बाद ही आपके कष्टों का होगा निवारण। तो शाहजहाँ आता है और विन्नत करता है गुरुजी से कि उनको रिहा किया जाता है, पर गुरुजी एकदम मना कर देते हैं कि नहीं, मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे साथ बाकी भी जितने बंदी हैं उनको भी छोड़ा जाए। इस पर राजीनामा होता है कि गुरुजी का दामन थान कर जितने भी कैदी बाहर जा सकेंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो रातों रात उनका एक चोगा सिला जाता है जिसमें होती है 52 कलियाँ। तो उनके चोगे की 52 कलियाँ पकड़कर 52 बंदी छुड़ाए जाते हैं, और उस दिन के नाम से इस जगह का नाम पड़ जाता है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ गुरुद्वारे को और गुरुद्वारे की महिमा। हम अंदर जाएंगे, लंगर भी छकेंगे, और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो साथियों परंपरा के अनुसार सबसे पहले हमने अपने जूते यहाँ पर जमा कराए हैं। जूते जमा कराने के बाद हम जाएंगे इसके आगे के हिस्से में, और हम दर्शन करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब के। जूते जमा कराने के बाद जैसे ही आप आते हैं ऊपर सीढ़ियों से पाँव धोकर, तो आपको कुछ इस प्रकार गुरुद्वारे के दर्शन होते हैं। साथियों जैसा कि अक्सर गुरुद्वारे में होता है कि एक सरोवर जरूर होता है, तो यहाँ पर भी एक सरोवर है जहाँ पर अभी तो जाना मना है, तो इसे हम बाहर से ही निहार कर थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ से कड़ा प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद छक कर हम चले आगे की तरफ। हमारा प्लान है कि हम जाएंगे और लंगर छकेंगे। तो ये लंगर हॉल का दरवाज़ा है, यहाँ से हम जाते हैं अंदर, और यहीं पर आकर हमें बर्तन जमा करने होते हैं। तो अंदर आप जाते हैं तो सीधा इस प्रकार से आप पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम भी थोड़ा यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में होऊंगा रूबरू और हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों गुरुद्वारे में तो हमने दर्शन कर लिए और हम जा रहे हैं तेलिका मंदिर दर्शन करने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं तेलिका मंदिर। तो साथियों गुरुद्वारे से थोड़ी ही दूर पर है तेलिका मंदिर। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, जो कि तकरीबन आपको 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा।
और यहाँ पर आने का शॉर्ट रास्ता भी है जो गुरुद्वारे के बगल से होकर गुजरता है। वो तकरीबन 500 मीटर या 700 ही रह जाता है, तो आप जैसा भी चाहें उस प्रकार यहाँ पर आ सकते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको पुरानी मूर्तियाँ दिखाई देंगी जो कि काफ़ी खंडित भी हो चुकी है अभी तक। तो हम ज़रा चलते हैं और आप देखिए मेरे साथ तेली का मंदिर। तो साथ ही आपने कहावत सुनी ही होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा मिहिर भोज के ज़माने में तेलियों के द्वारा बनाया गया ये मंदिर तेली का मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि राजा भोज के ज़माने में तेलियों ने धन इकट्ठा करके एक मंदिर का निर्माण कराया था, वो ये मंदिर है। इस स्मारक को भेंट किया गया था राजा को। द्रविड़ शैली में बनाया गया ये मंदिर अपनी बहुत ही अच्छी खूबसूरत नक्काशी के लिए मशहूर है। आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो नक्काशी पे नक्काशी होती हुई जाती है। हम आते हैं ज़रा एक बार इसकी परिक्रमा करते हैं और फिर अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ तेली का मंदिर। अब देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रतिमाएं वैसे खंडित हो चुकी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं शायद माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को दिखाया गया है, और ऐसे ही ये पूरी नक्काशी ऊपर की तरफ चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब जब नई सभ्यता आती है तो पुरानी सभ्यता को तोड़ने की कोशिश करती है, ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाई देता है। कई जगह पर खंडित कर दिए गए हैं चित्र, फिर भी अभी पत्थरों के मजबूत होने की वजह से काफ़ी कुछ चित्रकारी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जहाँ पर आप कुछ इस प्रकार चित्र देखते हैं यहाँ तेली का मंदिर में। हमने पता किया तो अंदर कोई मंदिर नहीं है, तो यहाँ पे जूते पहनकर ही लोग जाते हैं। एक बार अंदर देखते हैं कि अंदर लोग करते क्या हैं जाकर। तो साथियों जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं रखी है, इसीलिए शायद वो कह रहे थे कि आप जूते पहन के भी अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ आएंगे तो कोई मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद। तो साथियों सफ़र अभी जारी है। हमारा डिसाइड हुआ है कि हम तकरीबन 1.5-2 घंटे और आगे चलेंगे और शिवपुरी में अपना स्टे करेंगे, और उसके बाद मैं कल आपको लेकर जाऊंगा महाकाल के मंदिर। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली कड़ी में।